हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सब लोगों का डाउट नेट पर और करेंगे आज की क्लास स्टार्ट। तो भाई एक बार जल्दी से सब लोग आ जाइए क्योंकि आज एमपी टेट का एक और मॉडल पेपर मैं लेकर के आया हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, कुछ कह सकते हैं कि नए क्वेश्चन, संभावित प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। और क्योंकि मॉडल पेपर है ना, तो इसलिए ध्यान रख लेना कि क्या है, पेडागोजी भी इंक्लूडेड यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक, तो भाई फटाफट से सब लोग एक बार आ जाइए। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको तब तक दे देता हूँ। बिल्कुल राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलो चलते हैं आज की क्लास में आगे की ओर। तो क्या मिल रहा है आपको, DSSS PRT। इस बैच को लेने के लिए संकल्प बैच के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स, लाइव इंटरेक्शन, स्लाइड्स और नोट्स, फुल डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इस बैच के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 01247158 या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। और आज है एमपी टेट का एक और मॉडल पेपर। अविनाश यादव गुड मॉर्निंग, मानसी गुड मॉर्निंग, राम तिवारी गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बात बताओ, मैराथन क्लास लें एक? काफी सारे क्वेश्चंस, मतलब कि जितने हो सकते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के आसपास की होनी चाहिए। बताना, सोच के बताना आराम से। ठीक है, चलो तो हम पहले पेपर की ओर, यानी कि पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक, और क्योंकि जो मैराथन क्लास होगी ना, उसमें आपको क्या मिलेगा, मैराथन क्लास में आपको शुरुआत से मिलेगा, मतलब परिवार से शुरू करते हुए चलेंगे और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इंक्लूडिंग पेडागोजी और एमपी टेट, तो 100-150 जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे हम। तो सोच लो, आपस में डिस्कशन कर लो, फिर बता देना। क्योंकि क्लास चलेगी तो क्लास में आना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि यार फिर से 100 के आसपास में सिमट करके रह जाएं, कम से कम 300-500 के आसपास होने चाहिए, तो मजा भी आता है, मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, ओके। मनीष शर्मा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मोरेना से हैं ये। चलो तो पहले पेपर की ओर चलते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में, अब मैं साइड हो जाता हूँ, देखो मैंने जगह बना ली अपने लिए खड़े होने के लिए। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में भारत में कौन सा पाया जाता है? तो बताओ भाई, विश्व के जो डेजर्ट जिनमें भारत में कौन सा पाया जाता है, बताइए जल्दी से। मरुस्थल जो भारत में, कालाहारी, सहारा, थार, अरब, चारों की बात करेंगे, कहां कहां पर हमें मिल जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आप मेरे साथ हैं। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में भारत में जो पाया जा रहा है, पोल, फटाफट सर ने हमारा दे दिया है, कंप्यूटर जी ने। अनीता झा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आंसर की ओर बात करेंगे, क्या चलेगा? चलेगा थार का मरुस्थल। क्या है? थार का मरुस्थल। आपको पता है कालाहारी मरुस्थल कहां पर जाता है? फेमस देश बता देता हूं मैं, साउथ अफ्रीका में है कालाहारी का मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहां पर है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में हमें मिलता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। और अरब का मरुस्थल कहां पर मिलेगा? तो प्रमुख देश आपको सऊदी अरब मिलता है। प्रमुख देश आपको क्या मिलता है? सऊदी अरब मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या करते हुए चलो, ध्यान देते हुए चलो। और अब थार के मरुस्थल को देख लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो कहाँ है, जो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, ये है हमारा थार का मरुस्थल। लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा कहां पर जाता है? ज्यादातर हिस्सा इसका भारत में हमें मिल जाता है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए, अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? एक्सेस रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश जब हो रही है, ठीक, बहुत ज्यादा बारिश जो हो रही है, तो उसकी वजह से कौन सी समस्या हो सकती है? बताएंगे उसकी वजह से कौन सी समस्या हो सकती है। अतिवृष्टि यानी कि बहुत अधिक वर्षा, ज्यादा बारिश की वजह से कौन सी समस्या हमें मिल जाती है? तो आंसर बिल्कुल ठीक है, मृदा क्षरण। बाढ़ आ जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगी? बाढ़ नहीं आएगी, मिट्टी का कटाव पहले होगा।
ध्यान रखना, बाढ़ आएगी फिर मिट्टी का कटाव होगा। और लैंडस्लाइड की समस्या कहां पर होती है? बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में। कहां पर? पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड, भूस्खलन की समस्या होती है। ये पॉइंट ध्यान रखते हुए चल लेना, ठीक। आरती रीवा जी गुड मॉर्निंग एप्लीकेशन से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलो चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर, अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस स्रोत से मिलती है? जल विद्युत है, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, सोलर पावर है, या अणु ऊर्जा जिसको परमाणु ऊर्जा भी हम कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है अणु ऊर्जा को? बताओ क्या हो सकता है आंसर, फटाफट बताना है, ठीक। आंसर क्या होगा इसका? आज भी क्लास आपको लगभग 50 मिनट के आसपास की मिल पाएगी, क्योंकि 10 बजे मेरा फिर से लाइव क्लास चल रही है सुपर टेट में। लेकिन कल क्या होने हैं? कल आपको सुबह 9 बजे से क्लास मिलेगी, और भाई थोड़ा टाइम निकाल के रहना। क्यों? क्योंकि क्लास आपकी कब तक चलेगी? 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, यानी कि एक बड़ी मैराथन क्लास होने वाली है। मैं सोच रहा हूं, अब आप अपने विचार देते रहना मुझे। लक्ष्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट विजयपुर से भी सी बता दिया है, बहुत बढ़िया सोनम जी, सी। यहाँ पर है बी, ताप विद्युत। भाई एक चीज ध्यान रखा, सोलर ऊर्जा हमारी पूरी जो एनर्जी जनरेशन है ना, उसका अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास ही मिलता है, बहुत ज्यादा थोड़ी करते हैं हम, ठीक है। ये चीज यहां पर देखना। हर हर महादेव दीपिका जी। और ताप विद्युत क्या है? ताप विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है कोयले से। ताप विद्युत ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है, ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा आपको पता है बांध बना करके, तो इसलिए आंसर बी मिलेगा, सी नहीं मिलेगा। सी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर देख लो, मेजर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अचीव्ड थ्रू द कोल एंड थर्मल। क्या लिख रहा है ये कह रहा है कि उत्पादन कोयले के माध्यम से होता है, और लगभग 75% उत्पादन यहां पर हमें मिल जाता है। कितने प्रतिशत? कोल के माध्यम से होता है, और 75% उत्पादन हमें मिल जाता है। आ गई ना बात समझ में? आंसर बी मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, पढ़िए। आसान क्वेश्चन है, बताना आंसर क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, आंसर बताना। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? कल ही इस पर चर्चा हुई थी, कल ही इस पर मैंने आपको बताया था। हेंस पीटर ने, कोमाडी ने, हैकल ने, एल्टन ने। बताओ क्या होगा आंसर? क्या बात है, चौथे का सी आरती ने बताया है, चार्ल्स एल्टन। तो पारिस्थितिकीय शब्द, पारिस्थितिकीय शब्द मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी का प्रयोग कौन कर रहा है? इकोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम कर रहे हैं अर्नस्ट हैकल। जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पारिस्थितिकी के पिता पूछा जाएगा, तो पारिस्थितिकी पिता कौन मिलते हैं हमें? हम्बोल्ट मिलते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी के पिता हम्बोल्ट, और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हैकल ने। और अगर ये आपसे पूछ ले कि परितंत्र, इको सिस्टम, तो इको सिस्टम शब्द का प्रयोग किया था किसने? टॉन्सले ने। इको सिस्टम का प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले ने करने का काम किया था। क्लियर है? ये चीज यहां पर ध्यान रखते हुए चल लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट, मरुस्थलीयकरण, डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है डेजर्ट, मरुस्थल का लगातार बढ़ना। तो जिसका लगातार बढ़ना है, मरुस्थल बढ़ेगा, तो उसका कारण क्या है? बालू एक जगह इकट्ठा होती रहेगी तो मरुस्थल बढ़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो मरुस्थल ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। कृषि एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जमीन में मरुस्थल हो जाएगा, या बारिश नहीं होगी तो मरुस्थल हो जाएगा। बताइए। हाँ मनीषा जी, रॉक एंड सॉइल से क्वेश्चन, चलो वो भी मैं कल ले आऊंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर सिंपल सा है, जब भी हम डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर क्या कंडीशन है? गर्मी ज्यादा है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ वहां पर
यूं कह लें कि पानी या फिर वायुमंडल में आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता ये क्या है, ये कम है, मतलब कि गर्मी ज्यादा है और शुष्क मौसम है। कैसा मौसम है, शुष्क मौसम है। और शुष्क मौसम कब होता है, जब बारिश नहीं होती है। कैसा होता है, जब बारिश नहीं होती है। अच्छी बुक है संजू बाबा, अच्छी बुक है, ठीक है। देखो बुक कोई भी खराब नहीं होती है, बुक सारी अच्छी होती हैं। बस आपको करना क्या है, आपको जो बुक आपके पास है, जो आप कह रहे हैं, उसको बार बार पढ़ना है। क्योंकि देखो एक बार पढ़ के ऐसा नहीं होगा कि हमें याद हो जाएगा। और एक किताब को एक बार पढ़ोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर दूसरी किताब ले आओगे, फिर तीसरी ले आओगे, तो आपको लगभग 95% मैटर हर बुक में एक जैसा मिलता है, ठीक है। 5% उनका प्रेजेंटेशन और नए फैक्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर एक ही बुक को बार बार पढ़ोगे अच्छे से, तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलो बताएंगे यहां पर आंसर क्या मिलेगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सूर्य का प्रकाश है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, एटीपी है। रफीक ने बताया है ए। ओके, आप देखते हैं यहां से कौन शुरू कर रहा है। आरती, आपको भी बताना है आंसर, बताओ फटाफट से बताओ। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में डी, एटीपी जरा सा मतलब कुछ वैज्ञानिक टाइप का नाम लग रहा है ना, तो इस वजह से ऐसा एटीपी भी लग सकता है, क्या करें। चलो, लेकिन ये वैज्ञानिक जैसा नाम आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया गया है। सही जवाब क्या है, सही जवाब है सूर्य का प्रकाश। सही जवाब क्या है, सूर्य का प्रकाश। जो डी की ओर सोच रहे हैं ना, एटीपी मत सोचो। क्यों, क्योंकि आप सिंपल देखो यार, फूड चेन जब हमारे यहाँ बन रही है और सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है, अगर यही बंद हो जाए तो पेड़ पौधे सारे खत्म हो जाएंगे। और अगर पेड़ पौधे ही समाप्त हो जाए तो बाकी सारी श्रृंखला भी अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब अगर पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाए ना, एक तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गड़बड़ा जाएगा, दूसरा खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि हर टाइम नॉनवेज ही खाते रहेंगे, क्योंकि नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति भी तो क्या करेगा, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, ठीक है। अब सांप चूहे खाएगा, लेकिन चूहा तो इसे खाएगा, इसलिए अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो सारे शाकाहारी और पूरी खाद्य श्रृंखला डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में पूछे पारिस्थितिकी तंत्र का अंतिम स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य स्रोत, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत पूछ ले, ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछ ले, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछे, ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछे, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा सूर्य का प्रकाश है। क्लियर हो गया यहां तक का पॉइंट। हाँ, सूर्य सबसे पहले, सूर्य से ही हमें रोशनी मिलती है, तभी उसके बाद आगे कुछ काम बनता है, ठीक है, वरना तो रात को ऐसे पड़े रहते हैं। चलो अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन बताओ। खाद्य कड़ी, खाद्य कड़ी मतलब फूड लिंक। अब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से मैं बता देता हूं। खाद्य कड़ी का मतलब है, यहां पर आपको दिया गया है खाद्य श्रृंखला। क्या दिया गया है, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ये फूड चेन की बात कर रहा है। अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बार हमने जो पढ़ा होता है ना, डायरेक्ट वो पूछता तो जल्दी याद रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या है, ये फूड चेन की बात कर रहा है। तो बताओ भाई, फटाफट से आंसर बताते हुए चल लेना है। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। और सेशन को फटाफट से लाइक करते हुए चल लेना जिन्होंने लाइक नहीं किया है, ठीक है। फटाफट सेशन को लाइक करते हुए चल लेना। सर पहले तो अंतिम दोनों सन होंगे, हाँ, प्राथमिक और अंतिम दोनों सूरज ही होगा। अंतिम का मतलब कि जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर वो खत्म हो गया तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए प्राथमिक स्रोत बोल दे, अंतिम स्रोत बोल दे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोल दे आपसे, वो सारे का सारा सन होगा, ठीक।
ठीक है, चलो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हमें क्या मिल जाएगा? सही जवाब सबसे पहले घास होता है, बिल्कुल ठीक है, फिर उसको भेड़िया खा लेगा, गलत हो गया। सबसे पहले जीवाणु होगा, बिल्कुल गलत हो गया। सबसे पहले घास होगा, ठीक है, उसको कीड़ा खाएगा, ठीक है, उसको चिड़िया खा लेगी, ठीक है, चिड़िया को सांप खा लेगा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले घास होगा, उसको सांप खाएगा, गलत हो गया। तो आंसर क्या मिल गया? आंसर मिल गया है सी पॉइंट। अब यहां पर एक और कड़ी ध्यान रखना, यहां पर एक और कड़ी ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है। घास है, घास को खाया किसने? किसी हिरन ले देगा, बकरी दे देगा, जो भी अच्छा लगे, ठीक। हिरन को खाया किसने? लोमड़ी ने, ठीक, या फिर लोमड़ी की जगह पर आपको शेर भी दे सकता है। और अब ध्यान रख लेना, वो देता है इस खाद्य श्रृंखला में सेट करो आप क्या? जू सेट करो, ठीक। बताओ कहां पर सेट करेंगे? घास के बाद जू आएगा, पहले वाले में आएगा, यहां बी वाले में आएगा, या फिर सी वाले में आएगा? घास जू हिरन लोमड़ी होगा, घास हिरन जू लोमड़ी या शेर ये मिलेगा, घास हिरन लोमड़ी और फिर उसके बाद जू मिलेगा। फटाफट बताओ, 3 ऑप्शन आप लोगों के लिए। एक खाद्य श्रृंखला दी जाती है, पूछी जाती है, और उसमें अक्सर लीचेस जू को रख देता है, ठीक है। राम राम राखी जी, राम राम। बताएंगे आंसर क्या होगा? यहां पर बताना है अब आपको, बोलो भाई। बोलो बोलो, क्या होगा सही जवाब? ओके, ट्विंकल ने ये बता दिया। भाई देख लो, यहां पर सी होगा, जू यहां पर रखा जाएगा। ध्यान रखना, अक्सर जूम बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान रखो ना, हिरन हो, घास को हिरन खाएगा, हिरन को जू खा जाएगी, माना जा सकता है, लेकिन जू को लोमड़ी थोड़ी खाएगी, लोमड़ी तो हिरन को खाएगी ना। तो हिरन को लोमड़ी ने खाया, अब लोमड़ी या शेर के शरीर में जू हो सकता है। तो ये खाद्य श्रृंखला पूछी गई थी और जू के चक्कर में पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला हो गया था, ठीक। तो ये चीज याद रखते हुए चल लेना, खाद्य श्रृंखला खाने के क्रम के अनुसार है, ठीक है। अब जू ऐसा नहीं है कि शेर को चट कर जाएगी, लेकिन उस पर निर्भर करती है वो। आगे बात समझ में? फटाफट से मुझे बता दो, बात क्लियर है? यस सर और नो, जल्दी से बताइए। हिरन, घास हिरन, शेर जू। बिल्कुल, राम ने तो बिल्कुल सही बोल दिया भाई। बाकी लोग भी फटाफट से बताओ। क्लियर यहां तक का पॉइंट? चलें अगले पॉइंट की ओर, आगे की ओर। तो हाँ, जल्दी से बता दो यहां पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बहुत बढ़िया, आरती ने तो बता दिया, क्लियर है सर। देखो आंसर सी इसका आ चुका है, मैंने आपको एडिशनल बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और ये लिख लेते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। भारत का है, यहां पर ध्यान रख लेना, ये क्या है? भारत का है। क्या बोल रहा है? फर्स्ट नेशनल पार्क। तो चलो इसका आंसर भी बताएंगे, इसके बाद भी करेंगे, बता दो। अरे दीपिका जी और आप सभी लोग अच्छे से समझ लेते हो, इस वजह से आपको अच्छे लग जाते हैं क्लास। चलो ट्विंकल ने बताया है, आरती ओके, बताओ क्लियर है यहां तक? क्या देख लेते हैं हम? सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेंगे। अगर ये पूछे कि भारत का पहला पहला बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? नीलगिरी। तब आंसर ध्यान रखना, नीलगिरी। पहला नीलगिरी था, दूसरा नंदा देवी था। अक्सर हम नंदा देवी चले जाते हैं, नीलगिरी कैसे याद रखोगे मैं आपको बता देता हूं। अनुराग पटेल जी नमस्कार, और उसके अलावा सोनम शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। मैं कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं, अब तो पुराना हो गया कोरोना, ठीक। 8 का आंसर डी है। चलो अब इसके बारे में ध्यान रख लेना कि पहले 3 राज्यों में फैले हुए को हमने इकट्ठा करा। सबसे पहले जो ज्यादा बिखरा था ना, उसको इकट्ठा करा, क्योंकि आंसर डी है, तो ये है। यहां पर देखो, नीलगिरी कहां फैला हुआ है? कर्नाटक, तमिलनाडु,
केरल। तो कैसे याद रखोगे, नीलगिरी का विस्तार TKK में है। नीलगिरी कहां कहां फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, TKK। ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी। नंदा देवी कहां पर है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहां है, तो ये तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार, नाम से पता चला निकोबार है। चलो ये तो आंसर बता दिया दीपिका ने, और उसके बाद पहले रफीक ने भी बताया था, अदिति ने भी बताया था, और भाई जिसने बताया सबने बहुत बढ़िया बताया। पहला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए तो वो कौन सा है, वो है जिम कॉर्बेट। ठीक, कहां पर, उत्तराखंड में है, जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। ठीक, तो अगर हेली पूछे या जिम कॉर्बेट पूछे, बात एक ही मिलती है आपको। पहला गंगा नेशनल पार्क, नहीं गंगा कहां से पहुंच गए हैं, ठीक है अरुण, पहला कौन सा है, जिम कॉर्बेट। चलो चलते हैं आगे की ओर, ये याद रह जाएगा नीलगिरी कहां कहां फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधे राधे राजीव, राधे राधे। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अरे कितना बड़ा क्वेश्चन आगे, डरा दिया था इसने तो मुझे। चलो मैं साइड होता हूं, पढ़िए आप, ठीक है। महेश एक चौथी कक्षा का शिक्षक है और पेड़ों के संरक्षण के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहता है, तो सबसे अधिक उपयुक्त अनुकूल विधि कौन सी होगी। देखो अब कीवर्ड में कर लेता हूं, शिक्षक है और क्या बोल रहा है, पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाना है। तो बोला इस कार्य के लिए नीचे जो 4 दिए गए उनमें से कौन सी सबसे अधिक अनुकूल होगी। पढ़ो, छात्रों को बोलना है कि एक एक पेड़ लगाओ और उस पेड़ को पालन पोषण करो, ठीक है। उसके अलावा बोल रहा है कि पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करवा देगा और बच्चों को बोलेगा चलो जी पेड़ लगाने के ऊपर एक पोस्टर बनाओ, या फिर ग्रुप डिस्कशन कर लो, या फिर वाद विवाद डिबेट कर लो, पेड़ होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ठीक है। पेड़ के फायदे क्या है, अरे नहीं पेड़ का बड़ा नुकसान है यार, छत पर उगाता है पीपल का पेड़, पूरा घर तोड़ देता है, ऐसी ऐसी दिक्कतें। आई बात समझ में, बताओ भाई जल्दी से बताइए, ठीक है। यहां तक का पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या रहेगा इसका सही जवाब, बिल्कुल ठीक है, संवेदनशील बनाना है। और प्रत्यक्ष अनुभव से हम संवेदनशील बनते हैं। किससे संवेदनशील बनते हैं, हम बनते हैं प्रत्यक्ष अनुभव से, ठीक। और प्रत्यक्ष अनुभव कब होगा, जब छात्र पेड़ों को अपनाएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको बड़ा करने का काम करेंगे। तो आंसर ए आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया सब लोगों के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव। भाई यूक्रेन पर हमला कर दिया रशिया ने, यहाँ बैठे बैठे हम मजे कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ बैठे बैठे कुछ भी बोल देंगे, अच्छा करा बुरा करा कुछ भी करा, लेकिन जो उस वहां उस परिस्थिति में है उसे पता चल रहा है कि यार युद्ध का नतीजा क्या होता है। हम बैठे बैठे बोल देते हैं रूस ने बहुत बढ़िया करा, हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, ठीक, लेकिन युद्ध का नतीजा दोनों देशों के लिए खराब रहता है। अब जो भुगतता है वो समझता है, वही बात यहाँ पर है, प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा तो पता चलेगा क्या फायदा क्या नुकसान, ठीक। चलो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बच्चा गतिविधियां करना तब प्रभावी होगा जब, मतलब बच्चा कोई है और आपकी क्लास में है, वो गतिविधियां कब करेगा, कब करेगा बच्चा गतिविधि, जब टीचर को पता ही नहीं, मतलब वही कुछ भी कर चले जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, पाठ योजना को पूरा करना है, भैया ये तुम्हारा F1 F2 में आने वाला है, तुम्हारे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, चलो खत्म करो, पढ़ लो, रीडिंग कर लो। तीसरा, गतिविधि पर आधारित सीखने के लिए शिक्षक क्या करे, उसको निर्देश दे, बताए कि भाई ये करना है ये नहीं करना है, और एक क्रियाकलाप के रूप में काम करे। या फिर शिक्षक का मानना कि गतिविधि आधारित बच्चों की अवधारणा को समझने में मदद मिलेगी, कंसेप्ट क्लियर करने में मदद मिलेगी उससे। बताइए क्या होगा यहाँ पर, प्रीति, ओके, आरती, सारिका, ट्विंकल, बताइए जल्दी से एप्लीकेशन पर जो हमारे साथ हैं। ओके, सी आंसर बता रहे हैं, 10वीं का डी आंसर। अवधारणा को समझने में कंसेप्ट, कंसेप्ट जहां आ गया ना, और कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट को क्लियर कर देना, ये रटाने वाला बोल दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखते हुए चलना। यहाँ पर सही जवाब क्या मिलेगा, सी आपको मिलेगा। भाई देखो पढ़ो एक चीज, एक तरफ तो हमने गतिविधि करे और बच्चे को एक कंसेप्ट समझवा दिया, रटवा दिया हमने। दूसरा,
हमने बच्चे को गतिविधि कराई और किस चीज के लिए, सीखने के लिए, कि बच्चा और अच्छे से सीख सके। और बोलेंगे बेटा बताओ ऐसे ऐसे करना है। जल चक्र का एक मैंने पूरा डायग्राम बताया और बच्चे को रटा दिया, जल चक्र क्या है, ये है। लेकिन अगर उस जल चक्र से बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर सके, उस चीज को अच्छे से क्लियर कर सके, तो कंसेप्ट तो क्लियर अपने आप होगा, लेकिन क्रियाकलाप के रूप में उसको सीखने में मदद मिलेगी। इसीलिए ध्यान रखना, अवधारणा सामान्य तौर पर रटाने की बात करता है, तो अवधारणा को अगर प्रोत्साहित करना होता है तो वो नकारात्मक होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक का पॉइंट? तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई है सब लोगों को? ठीक, बात समझ में आ चुकी है। एप्लीकेशन पर जिन्होंने डी बताया था, ट्विंकल जी क्लियर है? ठीक है, आरती ने तो ठीक बताया था। चलो अगला पॉइंट, ईवीएस की कक्षा में को करिकुलम एक्टिविटी क्या होती है? एक तो है कि भैया किताब ली और किताब में जो जो चीजें हैं वो खत्म कर दिया। सर पालन को नेगेटिव समझ बैठे। अच्छा निर्देशन पालन मतलब उसको बताना कि ये करना चाहिए। देखो अगला ऐसे करके देखो, जैसे बच्चे को बोलते नहीं है कि बेटा साइकिल चलाना है या बैट पकड़ना है तो पकड़ के सिखा दे, फिर बोला कि इस तरीके से आपको क्या करना है, शॉट मारना है, ड्राइव करना है, ये सारी चीजें। पोल डिस्टर्ब कर रहा है आरती जी चलो जी, कंप्यूटर जिसे हमने बोल दिया पोल कम बंद कर दिया जाए। ठीक है, ओके चलो ठीक। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सब कुछ यार, एजुकेशनल फिल्म हम बच्चों को दिखा देंगे, हम बच्चों को फिल्म, अच्छा शैक्षिक यात्राओं पर लिखवाएंगे, फिल्म दिखाएंगे, तैराकी भी करवाएंगे। तो ये सभी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। किसकी बात चल रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, जितनी भी चीजें रहती हैं, जितनी भी चीजें रहती हैं वो बच्चे के संपूर्ण विकास की बात करती हैं। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में भी आजकल तो हो ही रहा है। मतलब मुझे ध्यान है कि मेरे कजन्स में कुछ बच्चे हैं जो 8वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं और भैया फ्रेंच सीख रहे हैं और एक स्पेनिश सीख रहा है। नाम का हमने बचपन में पता भी नहीं था कि फ्रेंच और स्पेनिश भी भाषाएं होती हैं। चलो अगला, ईवीएस परियोजना पर काम करते समय टीचर, आप अपनी बताओ भूमिका क्या होगी? आप बन गए हो शिक्षक, आप एमपी टेट हो गया, आपके 125 मार्क्स कम से कम आ गए। ठीक है, कम से कम, ज्यादा आएंगे वैसे, लेकिन कम से कम 125 आ गए, शिक्षक लगे, आप क्या करोगे? जा करके सर्दियों में मूंगफली खाओगे। ठीक है यही करोगे। अनुराग क्या कह रहे हैं, समझा दिया शॉर्ट में। एचपी पीएच क्या, द्रुत पाठन मतलब, द्रुत पाठन मतलब होता है जल्दी से जो पढ़ लेना है। चलो एप्लीकेशन से भी आंसर बता दिया, आरती, सारिका, ट्विंकल, ठीक है डी बता रहे हैं और यूट्यूब पर भी डी बता रहे हैं। चलो देखते हैं, मैंने खुद ही नहीं पढ़ा था। टीचर क्या करेगा, मार्गदर्शक बनेगा। भाई ठीक है यार, बिल्कुल। टीचर क्या बनेगा, फ्रेंड की तरह होना चाहिए। ठीक है, अब इतना भी फ्रेंड ना हो कि कंधे में हाथ रखे बोले ऑल टीचर क्या कर रहा है। ठीक, फ्रेंड का मतलब कि उसका बिहेवियर ऐसा हो कि बच्चा उसको अपनी समस्याएं बता सके ताकि वो उसकी समस्याओं को दूर कर सके, और समस्याएं दूर करने वाला व्यक्ति भी टीचर होना चाहिए। यानी कि आंसर डी आपको मिलेगा। ठीक, यानी कि आंसर क्या मिलेगा, डी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीएच पैमाना, चलो यहां पर अब समझ में आना, पीएच वैल्यू की बात कर रहे हो। पीएच वैल्यू एक छोटा सा 2 मिनट का कंसेप्ट है, वो मैं बता देता हूं। अनुराग आपका कमेंट देख लिया मैंने। देखो पीएच वैल्यू क्या होती है, किसी भी तत्व की हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होने की, जो संयोजक होने की उसकी क्षमता होती है, उसको पीएच में लिखते हैं। ठीक है, उसको पीएच में लिखते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया, बाकी डिटेल में आपको बाकी साइंस वाले सर पढ़ाएंगे। अब देखो आगे क्या है। तो पीएच वैल्यू जो स्केल होता है, पीएच जो स्केल होता है वो कैसा रखा जाता है, वो 1 से शुरू होता है और 14 तक 14 तक जाता है। ठीक है, और सेंटर वाला 7 माना जाता है जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है जो। और उदासीन कौन सा होता है, वो होता है प्योर H2O, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं हम।
आसुत जल कहते हैं जिसे, ठीक। डिस्टिल्ड वाटर जिसमें केवल H2O है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और यहां तक ध्यान रखना। अब जिनकी वैल्यू इस तरफ को रहेगी यानी कि 7 से कम रहेगी वो A आएंगे। पहले A फॉर एप्पल आता है, फिर B फॉर बेबी आता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा और ये बेस हो जाएंगे। जो सात के पास होंगे वो वीक एसिड होंगे, वीक बेस होंगे। जो 7 से दूर चलते चले जाएंगे वो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। बात समझ में आ गई अनुराग? जल्दी से बताइए। ठीक है, क्लियर यहां तक का पॉइंट? आ गई ना बात समझ में? पीएच वैल्यू, अब इसी आधार पर अलग अलग चीजों की पीएच वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि ब्लड की पीएच वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग के आसपास बता देते हैं। ठीक है, उम्मीद क्या बोल रहे हैं सर, आप साफ नहीं दिख रही है क्लास। आप या आज एक बार रिफ्रेश कर लो उम्मीद लोधी जी। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। भैया साइंस मत पूछो यार इतना ज्यादा, तुम तो मतलब साइंस का टेस्ट लेने लग गए। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एसिड रेन में ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। आप आंसर डी है, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से लेकर 5 तक, ये चीजें ध्यान रखते हुए चल लेना। कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पाठ्यक्रम को ध्यान से देखो, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ शामिल किया गया है। क्यों शामिल कर दिया है? ठीक है, उम्मीद लोधी यार ये फॉन्ट सेम है, बस मैंने इतना कर दिया है कि मैं जो बीच में घूम रहा हूं उससे कवर ना हो, इसलिए साइड में मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, बाकी जितना बड़ा कल का फॉन्ट था ना, सेम फॉन्ट आज भी उतना ही है। बताओ क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण कार्यक्रम को विज्ञान के संग जोड़ा गया है। मुख्य रूप से क्या है? पर्यावरण एक विद्यार्थी को समग्र तरीके से देखने में सक्षम बनाती है। पर्यावरण पर एक विद्यार्थी को देखो, एक विद्यार्थी को समग्र तरीके से देखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, मनीषा जी आपका नाम ले लिया है। आंसर बताओ आप। अध्ययन किए जाने वाले विषयों की संख्या को कम कर देती है, स्कूल के बैग का भार कम कर देती है, या फिर विषय शिक्षक की आवश्यकता को कम करती है? बताओ। विज्ञान सामाजिक विज्ञान एक ही टीचर पढ़ा रहा है, सरकार का पैसा बच गया, वरना 2 टीचर रखने पड़ते। सही जवाब क्या है? समग्र रूप से देखने में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि जब हम ईवीएस पढ़ते हैं तो ईवीएस 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है विज्ञान यानी साइंस, दूसरा है एसएसटी सामाजिक विज्ञान, और तीसरा पड़ता है जिसको कहते हैं पर्यावरण एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है हमारा ईवीएस। अब देखो ईवीएस के अंदर आप भोजन के बारे में पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ लेते हो? विटामिन के बारे में पढ़ लेते हो। ठीक है, आप मतलब विटामिन के बारे में पढ़ लेते हो, उनसे होने वाली डिसीजेस के बारे में पढ़ते हो। एसएसटी में आप क्या पढ़ते हो? जब आप पढ़ते हो कि कहीं क्षेत्र भ्रमण पर जा रहे हैं तो आपको वो ताजमहल घुमा देता है, ठीक, आपको वो लाल किला घुमा देता है, आपसे नेशनल पार्क पूछ लेता है, तो एसएसटी वाला पोर्शन मिल गया है आपको। और पढ़ाना कैसे है तो भाई ये तो पता ही है। क्लियर हो गया पॉइंट सब लोगों को? बताइए आरती, सारिका, ट्विंकल। हाँ, अब अगला पॉइंट। अरे भैया लाइक नहीं करा तुम लोगों ने। डेली के डेली लाइक करना होता है, ऐसा थोड़ी होता 5 साल में एक बार लाइक करेंगे वोटिंग की तरह। बताओ अगला पॉइंट, चेक करूं जरा तुम्हारी कंजूसी कितनी हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कंजूसी चल रही है। चलो हाँ हाँ, स्कूल बैग का वेट कम करने का मतलब होता है कि बच्चे के बैग का वेट कम करना। जैसे आप देखो यार कि जो बच्चे होता है तो मतलब 12 किलो का बच्चा होता है, 20 किलो का बैग उठाता है, उस बैग को कम करना है। इसलिए टाइम टेबल और ये ईवीएस और कॉम्बिनेशन ये चीजें भी चल रही हैं, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे का बैग इतना भारी हो कि उससे उठाया ना जाए। ठीक है, चलिए ट्विंकल ने जी सर हो गया। आरती 15 का क्या है? बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। अरे जिन्होंने लाइक नहीं किया ये उनके लिए था। हाँ, जो कर देते हैं ना लाइक, जो पास हो जाते हैं वो तो बोलते ही हैं। चलो तो सही जवाब हम बोल रहे हैं, रफीक ने तो वो भेज दिया, चुंबक भेज दिए। पुणे में माली समुदाय फूल बेचने का काम करते थे। इनके
पिताजी। तो फूल बेचने से इनको क्या बोला गया? फुले बोला गया, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम मिलता है हमें पंडिता रमाबाई, जो संभवतः भारत की पहली महिला शिक्षक थी, जो संभवतः भारत की पहली महिला शिक्षक हमें मिल जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एनसीएफ 2005 में भी बैग बस्ते का वजन कम करना, बैग का वजन कम करना बोला गया है। ठीक, चलो अब इसके बारे में देख लेते हैं। आंसर सी आ चुका है। ये है वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फुले। पूरा नाम ध्यान रख लेना। महात्मा की इनको क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। तो महात्मा गांधी से पहले इनको महात्मा कहा गया था। ये पुरुष थे। ज्योतिबा फुले के नाम से कई लोगों के दिमाग में महिलाएं आ रही हैं। ठीक है, सावित्रीबाई, अरे हाँ यार सावित्रीबाई फुले, गड़बड़ हो गई। अनुराग, बिल्कुल करेक्शन कर दिया अनुराग ने। कल पढ़ाया था पंडिता रमाबाई, वो पंडिता रमाबाई चल रही थी। बहुत सही, बहुत सही, यहाँ पर सही इन्होंने बताया है। धन्यवाद आपके बताने के लिए। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। ठीक, बहुत सही अनुराग, क्या बात है भाई, लाइक करना बनता है यहाँ पर। ध्यान दिया, सावित्रीबाई फुले थे। अंकित ने भी बता दिया है, बहुत सही जवाब। ठीक है, चलो पहली टीचर हमें मिल जाती हैं। अब इनका जन्म 87 में 1827 में हुआ था, 1890 तक था। चलो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, पुष्पेंद्र गुड मॉर्निंग। अरे जिन्होंने पहले बताया था उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने बताया ना उन सबके लिए धन्यवाद यार। चलो अगला पॉइंट बताओ। पर्यावरण की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? पर्यावरण की सबसे ऊपर की परत कौन सी है? कौन सी है? आंसर देख लेते हैं। आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल। बताइए पर्यावरण की सबसे ऊपर की परत कौन सी है? ठीक है अंकिता जी, चलो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। आंसर बताओ क्या रहेगा। तो सही जवाब हम देख लेते हैं यहाँ पर। पर्यावरण की सबसे ऊपर की परत पूछा है, ऊपर की परत। और ऊपर की परत कौन सी है? बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। और कल मिलेगी आपको ईवीएस की जो कंप्लीट मैराथन है, कब मिले? कल मिलेगी। और पर्यावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? शोभ मंडल। क्या कर रहे हो? ए फॉर एप्पल हैं? क्लियर, बात समझ में आ गई? क्या है? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब हो गया शोभ मंडल। उसके ऊपर क्या आता है? समताप मंडल। उसके ऊपर क्या आता है? मध्य मंडल। उसके ऊपर क्या है? आयन मंडल। और उसके ऊपर क्या है? तो वो है बहिर्मंडल। ठीक है, थर्मोस्फेयर को आयन मंडल भी कहा जाता है। चलो अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश शासन यानी कि सरकार द्वारा प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या विश्वामित्र पुरस्कार? बताइए। साथ में पेडागोजी भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको साथ में पेडागोजी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे कल 9 बजे। चलो बताओ, फटाफट से आंसर बताना है। पहली टीचर कौन है और दूसरी टीचर कौन है? फिर आप बोलोगे सर जी तीसरी चौथी भी बता ही दो। द्रोणाचार्य पुरस्कार बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों ने बी बताया है। एप्लीकेशन में ट्विंकल, सारिका और आरती क्या बता रहे हैं? चलो तो सही जवाब की ओर हम बात करेंगे। सही जवाब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है ना,
ठीक। वो मध्य प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार में जो खेल और युवा कल्याण विभाग है वो ये पुरस्कार देता है, और मध्य प्रदेश में जो खेल पुरस्कार हैं, जो क्या मिल रहे हैं आपको, खेल पुरस्कार हैं वो ये हैं। एकलव्य पुरस्कार हमें मिल जाता है, ठीक, एकलव्य पुरस्कार है, फिर विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार तो हमने देख ही लिया, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा मिलता है, वो है एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, खेल पुरस्कार है तो टीचर को क्यों दिया जाएगा भाई, है? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट, जैसे पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसी प्रकार से आपके एमपी में भी एक सूर्य मंदिर है। ठीक, उर्मी और मडखेरा में भी सूर्य मंदिर है। तो एमपी में जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, विदिशा में, उज्जैन में, मंदसौर में, टीकमगढ़ में? बताओ बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। एमपी में जो सूर्य मंदिर होगा, फटाफट से कमेंट करके आपको बताना है। बताओ भाई बताओ, फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। और सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के संग लाइक और शेयर करते हुए भी चला करो। एटीन का आंसर सी आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, देख लेते हैं भाई। चलो तो आंसर देख लेते हैं। सही जवाब आपको मिल रहा है डी, टीकमगढ़ में। ठीक है, सही जवाब क्या मिल जाता है, टीकमगढ़ में मिल रहा है। ये बात समझ में आ गई, ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, देश का पहला राज्य कौन सा है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने स्कूल में खेल के लिए एक कालखंड अनिवार्य घोषित कर दिया है। ठीक, एक पीरियड इसने क्या कर दिया है, एक पीरियड इसने कहा है कि भैया खेलों के लिए होना ही चाहिए, एक पीरियड खेलों के लिए होना ही चाहिए, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, बताओ फटाफट से आंसर बताना है, क्या रहेगा इसका सही जवाब। अनिवार्य घोषित किया गया है ये। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। फटाफट आंसर बताते हुए चलना है। यहाँ पर ग्वालियर में, अच्छा ग्वालियर में भी है सूर्य मंदिर, क्या बात है ट्विंकल, बहुत बढ़िया एडिशनल इंफॉर्मेशन दी आपने, धन्यवाद। चलो तो आंसर हम देख लेते हैं, सही जवाब क्या मिलेगा। एमपी में, भाई एमपी का पेपर देना है, एमपी टेट देना है तो एमपी को ही तो हमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है, एमपी को ही टिक करना पड़ेगा। चलो अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश, ये देखो अब यहाँ पर दो फैक्ट हैं, एक तो है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। अब ये कह रहा है कि धूपगढ़ किस पहाड़ी का या किसका हिस्सा है, मध्य उच्च पठार का, मध्य उच्च प्रदेश का। यहां पर लिख लेना मिड हाईलैंड। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का, रीवा पन्ना का या पूर्वी पठार का? बताओ क्या होगा आंसर। ओके, रुचि ने बताया ग्वालियर में भी है भाई, बहुत बढ़िया। सुनीता, जहां से देखो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ एमपी के हैं तो मैं वो अपनी तरफ से ढूंढ के डाल दे रहा हूं। ऐसा देखो प्रीवियस ईयर पेपर तो ऐसा है नहीं कि भरे पड़े हो। ठीक, प्रीवियस ईयर एक बार हो रखा है पेपर, उसी के आधार पर और अभी जो सिलेबस है उसके आधार पर मिक्स करे हुए कुछ क्वेश्चन संभावित प्रैक्टिस के लिए लेकर के आ रहा हूं मैं। ठीक, ओके चलो तो सही जवाब हम देख लेते हैं, वो है सतपुड़ा मैकाल रेंज का। आंसर क्या है, सतपुड़ा मैकाल रेंज का। ठीक है, सॉरी। चलो आंसर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती। देखो अब यहां पर आंसर इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रदीप जी हर हर महादेव, आंसर बताएंगे क्या है। देखो
मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती, पूछ रहा है ये। ठीक सर जी, न्यू आई है पूरा पेपर्स में 6000 क्वेश्चन आएंगे टोटल। न्यूज आई है, अच्छा पूरे, अच्छा टोटल पेपर में 6000 क्वेश्चन होंगे। खतरनाक काम, और नो रिपीटेशन, ये और खतरनाक काम कर दिया। चलिए ट्विंकल जी, बढ़िया बात अगर न्यूज आई है तो। चलो ठीक है। अब देखो सही आंसर क्या है, डी चंबल। और आपको बार बार मैंने बोला है कि चंबल क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये मैप में देख लेते हैं, ये नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है, ये ताप्ती नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है, और ये माही नदी है जो वापस पश्चिम की ओर ही बह रही है। लेकिन चंबल नदी जो निकल रही है वो उत्तर की ओर बह रही है, तो इसलिए आंसर चंबल आपको मिल जाएगा, याद रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, ये तीनों नदियां कहां पर गिरती हैं, ये गिरती हैं अरब सागर में, या फिर अरब सागर का ही एक पार्ट हमें मिल जाता है, अरब सागर का ही एक पार्ट हमें मिल जाता है। और वो क्या मिल जाता है हमें, वो मिल जाता है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि नदियां कहाँ गिर रही हैं, तो ये खंबात की खाड़ी में गिर रही है या अरब सागर में गिर रही है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, शीतकाल में मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो सर्दियों में एमपी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हमें मिल जाता है, बताओ क्या रहेगा इसका सही जवाब। सर्दियों में मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान, ओके ट्विंकल ने बताया ए, खंबात की खाड़ी। ठीक है दिनेश पटेल, वो हो चुका है। तो चलो आंसर देख लेते हैं, सही जवाब हम बात कर लेते हैं, वो है पंचमढ़ी। वो कौन सा है, पंचमढ़ी, एक हिल स्टेशन के तौर पर हमें मिल जाता है पंचमढ़ी। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसके बाद, ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश में सबसे गर्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। अब गर्मियों में सबसे गर्म, देखो सर्दियों में सबसे ठंडा पंचमढ़ी हो गया, और सबसे गर्म कौन सी जगह हो गई, सबसे गर्म कौन सी जगह हो जाएगी। तो सही जवाब की ओर हम चलेंगे, और वो है ग्वालियर। ठीक है, वो कौन सी जगह है, सबसे गर्म जगह ग्वालियर हमें मिल जाती है। ठीक, क्लियर यहां तक का पॉइंट। चलो इसके बाद आगे की ओर चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बन गया, बताओ। मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बन गया। पुराना जीके है ये, पुराना जीके एमपी का, मुझे मिला था, मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन हो सकता है अच्छा, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, लगा दिया यहां पर। ठीक, सही जवाब की ओर हम बात करेंगे, ग्वालियर में बहुत गर्मी है, सही जवाब की हम बात करेंगे, और वो मिल जाता है हमें लतीफ अनवर। कौन मिलते हैं वो, लतीफ अनवर। ठीक, अगला पॉइंट, अच्छा ये पहले से आ गया, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा किस उद्योग में होता है। तेंदुपत्ता के अलग से योजनाएं चलती हैं। ठीक है, तेंदु का पत्ता कहां पर इस्तेमाल होता है, ये तेंदु का पत्ता है जिसको सुखा करके उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट। क्लियर पॉइंट यहां तक। चलो तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, तो तेंदु का पत्ता बीड़ी के उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे बीड़ी बनाइले किया जाता है, जलाइले नहीं। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसके बाद, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो अब थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि 10 बजने वाले हैं, दूसरी क्लास मेरी शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कान्हा
किसली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो सही जवाब है डी पॉइंट। सही जवाब क्या है? डी पॉइंट मिल रहा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कब बना था ये 1955 में राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर होता है और टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया 1973 में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक किताब है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसने लिखी थी? हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु या सुमित्रा नंदन पंत? बताएंगे। अच्छा, तेंदू के पत्ते तोड़े अनुराग भाई, बहुत बढ़िया। चलो, तो सही बात हम देखते हैं यहाँ पर। अवलोक ने डी बताया, ये है कौन है आंसर? आंसर है हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र। देखो, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र हरिशंकर परसाई की किताब हमें मिल जाती है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। ठीक है, फटाफट से बताएंगे एप्लीकेशन पर जो है हमारे साथ, वो भी आंसर बताते हुए चलो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर मिलता है। बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो सही जवाब हम देख लेते हैं, वो है बी, इंदौर में। इसको होलकर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम, पहले इसको क्या बोला गया था? महारानी उषराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश में पान सिंह तोमर, भाई आपने सुना ही होगा, डाकू नहीं बागी हैं। तो पान सिंह तोमर कौन से खेल से संबंधित थे? 200 मीटर दौड़ से, गोला फेंक से, मुक्केबाजी से या ट्रिपल चेज से? बताओ। पान सिंह तोमर। और पान सिंह तोमर जब मूवी देखी होगी तब भी आपने देखा होगा। सही जवाब क्या था? कि वो दौड़ रहे हैं और बीच में जो बैरिकेडिंग्स लग रहे हैं उसको कूद रहे हैं, और उसको क्या बोला जाता है? स्टेपल चेज कहा जाता है। तो ये है पान सिंह तोमर, ये हैं जो बैरिकेडिंग जिसको कूद रहे हैं ये। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था। जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ठीक, तो सही जवाब की ओर हम चलते हैं। आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा आपको सी, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? ये कल भी बताया था आपको, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है किसको? इंदौर को। ठीक है, और खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो खजुराहो की स्थापना चंदेल ने करवाई थी। तो विष्णु मंदिर बनवाने का काम यशोवर्मन चंदेल ने करवाया था। क्लियर? तो ये चीजें हम यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, और बस यही है। कल की क्लास में क्या होगा तो ध्यान रख लेना, कल 9 बजे से आपको मिलेगी एक मैराथन क्लास। किसकी? MPTET की, MP टेट की एक मैराथन क्लास मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि 9 से 1 बजे के आसपास तक चलेगी, मतलब 12 साढ़े 12, बाकी तो आप पर डिपेंड करता है कि कब तक रहते हैं। ठीक, तो सेशन पसंद आया तो फटाफट से लाइक करते हुए चलना, सेशन को अपने दोस्तों के संग शेयर कर लो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।